हेलो बच्चों, कैसे हो। माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी में चैप्टर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। वन वन्यजीव संसाधन क्या होते हैं। तो वन वन्यजीव संसाधन क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। वन क्या होता है। वन क्या होता है। भूमि पर सामान्य से अधिक एक ही स्थान पर सामान्य से अधिक पौधों का उगना प्राकृतिक या कृत्रिम द्वारा, वो भाग क्या कहलाता है। वन कहलाता है। या हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जब स्थल पर सामान्य रूप से अपने प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे वनस्पतियां बहुत सारी एक ही स्थान पर उग जाती तो क्या कहलाती हैं। वन कहलाती। ठीक। इसका दूसरा आता है वन्यजीव। वन्यजीव क्या होता है। ऐसे जीव जंतु जो किस पे निवास करते हैं। वनों में निवास करते हैं। किन पे निवास करते हैं। वनों पे निवास करते हैं। कहने का मतलब ये, जो हमारे आसपास घरों से या निवास स्थानों से या शहरों से दूर जंगलों में निवास करते हैं, क्या कहलाते हैं। वन्यजीव कहलाते हैं। इसका हमारा तीसरा टॉपिक आता है संसाधन क्या होता है। संसाधन में पहले चैप्टर में पढ़ा कि संसाधन क्या होता है। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब बात आती है हमारी वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन मतलब वन एवं वन्यजीव हमारे किस प्रकार उपयोग में आते हैं, इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक इसमें आता है हमारा भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है। भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ठीक। भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात मतलब भारत में वनस्पति कितने हैं, प्राणी कितने हैं, जीव जंतु कितने हैं। तो बात कर लेते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भारत या विश्व में ही या पृथ्वी पर ही क्या है, जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है। वह स्थान जहाँ पर अनेक या प्रत्येक प्रकार की जातियाँ, जीव जंतु हो या वनस्पतियाँ हो, उनकी एक ही स्थानीय समूह में पाई जाए, वो क्या कहलाती। जैव विविधता कहलाती है। अब जैव विविधता में एक छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस से लेकर ब्लू व्हेल, हाथी तक सभी जंतुओं पृथ्वी पर पाई जाती हैं। सभी जंतु कहाँ पे, पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अगर पौधों में बात करें तो छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़े पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक। अगर हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो भारत में वनस्पति जात क्या, प्राणी जात मतलब इनकी संख्या कैसी है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ विश्व के सभी जैव उपजातियों की 8% संख्या कितनी है, 8% संख्या है इसकी। 8% विश्व की 8%। ठीक है। विश्व की कितनी है, 8% है। तो इसका मतलब कितना है, अगर लगभग इस अकाउंट में देखें तो 16 लाख इसकी जातियाँ लगभग पाई जा रही हैं, जिसमें से लगभग 81,000 वन्यजीवन उपजातियाँ। ठीक है। 81,000 वन्यजीवन उपजातियाँ तथा 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती। ठीक है। अगर वनस्पतियों में बात करते हैं तो 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल स्थानीय की हैं। ठीक है। इनमें से 15,000 जो जातियाँ हैं वो कैसी है, स्थानीय भारतीय। ठीक है। स्थानीय जातियाँ ही पाई जाती।
अगर बड़े प्राणियों में बात करें स्तनधारियों को तो 79 जातियां पाई जाती हैं। कितनी? 79। पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां। ठीक है, 3 जातियों के लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, इन जातियों क्या है? लुप्त होने का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। और अगर पौधों में बात कर ले तो 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अगर एक अनुमान के अनुसार बात करते हैं तो भारत में 10% वनस्पति, ठीक है, 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि हम इसका प्रयोग जिस प्रकार कर रहे हैं, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, संसाधन का उपयोग हम इस तरह कर रहे हैं जिससे हमें भावी या आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ सकता है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, पौधे एवं प्राणियों की श्रेणियों का मतलब यहाँ पे इसलिए है कि कौन सी जाति या प्रजाति सुरक्षित है, कौन सी लुप्त हो गई है, कौन सी संकटग्रस्त है। ठीक है, इन्हें श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली आती है हमारी, अब इसको बांटा किसने है तो आयुसीएन। ठीक है, आयुसीएन का मतलब क्या होता है? आयुसीएन, आयुसीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, हिंदी में से कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, ठीक है, या प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है, के अनुसार क्या कहते हैं? पौधों और प्राणियों को बांटा गया है, विभिन्न श्रेणियों में इसे बांटा गया है। अब पहला हमारा पॉइंट आ जाता है सामान्य श्रेणी। कैसा? सामान्य, इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, इसके नाम से समझ में आ जाता है सामान्य मतलब सामान्य। ठीक है, तो ये जातियां हैं जिनकी जीवित रहने की जो है ये कैसा माना जाता है? सामान्य माना जा रहा है। जो इस प्रकार की जातियां सामान्य प्रकार की जातियां हैं, श्रेणियां हैं, इनमें बांटा गया है। ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिन्हें जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, कृतंक है, ठीक है, इत्यादि क्या है, इन्हें सामान्य में रखा गया है क्योंकि इन्हें अभी तक इनके ऊपर कोई ज़्यादा खतरा नहीं आ रहा है। दूसरा आता है संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां का मतलब क्या? वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा ज़्यादा है या गायब होने का खतरा ज़्यादा है। इनकी परिस्थितियां क्या है? विषम हो चुकी हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, वो लगातार धीरे धीरे क्या हो रही, विलुप्त हो भी रही हैं। तो कैसी हैं? संकटग्रस्त हैं। अगर इनमें देखें तो हम काला हिरण बहुत कम देखने को मिलता है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, ठीक है, गैंडा है, पूंछ वाला बंदर है, मणिपुरी हिरण है, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें क्या है, संकट है, बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा है कि वो भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे या हमारे प्राकृतिक में उपस्थित होंगे, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेंगे या अथवा नहीं। इसके बाद होता है तीसरा हमारा था सुभेद जातियाँ। ठीक है, कौन सा? सुभेद जातियाँ। सुभेद जातियाँ कौन सी होती हैं? ये वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है। ठीक है, अगर यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकट जातियों की श्रेणी में हो जाएंगी। ठीक है, ये भी ये इनकी संख्या क्या हो रही है? लगातार सुभेद जातियों की संख्या लगातार घट रही है। ठीक है, घट रही तो अगर घटती रही तो किसमें चले जाएंगे? संकटग्रस्त हो जाएंगे, बिल्कुल। अगर इनके हम बात करते हैं तो नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है, मशहूर है, जिसे हम, ठीक है, जलीय जीव भी कहते हैं। तो इन पे भी क्या है, सुभेद जातियाँ हो चुकी हैं। इसके बाद हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें है दुर्लभ जातियाँ। कौन सी? दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियों का मतलब क्या है? इन जातियों की संख्या
बहुत कम या सुवेद्य है, ठीक है, बहुत कम है, और इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनकी श्रेणी किस में आ गई है? दुर्लभ। दुर्लभ मतलब समझ सकते बहुत कम, कहते नहीं कि ये चीज़ बहुत दुर्लभ है, ठीक है। फिर इसके बाद है स्थानिक जातियाँ, ठीक है। कौन सी? स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ का मतलब क्या है? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली, ठीक है, स्थानिक, स्थाई से, ठीक है, स्थानीय से स्थानिक बना हुआ है, तो मतलब एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं या पौधों वनस्पतियों की श्रेणियों क्या बोला जाता है? स्थानिक जातियाँ कहा जाता है। जैसे इसमें अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, तो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे अंडमानी टील बोला गया तो वो वहीं पे ज़्यादा मिलता है, या निकोबारी कबूतर है, ठीक है, अंडमानी जंगली सुअर है, अरुणाचल के मिथुन, ठीक है, इन जातियों के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ, लुप्त जातियाँ, लुप्त जातियों के आप रहे हैं कि ये जातियाँ जिनके रहने के आवासों की खोज की करने की अनुपस्थिति पाई गई है, ठीक है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश पूरी तरह से क्या है? पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि बहुत सारे जंतु हैं जो क्या हो चुके हैं? लुप्त हो चुके हैं। अगर अब लुप्त हो चुके तो इनको जो भी इसमें ठीक, तो इसके बाद बात करते हैं इसके आगे की। तो हमारा आता है अगला टॉपिक वन संसाधन। क्या आता है? वन संसाधन। वन संसाधन क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि वनों का ऐसा प्रयोग, ठीक है, वनों का ऐसा प्रयोग जो मानव के लिए लाभप्रद हो। क्या हो? लाभप्रद हो। क्या कहलाता है? वन संसाधन। ये आवश्यकताओं की, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अगर वनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्या कहलाता है? वन संसाधन कहलाता है। तो वनों की आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हरा सोना। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? हरा सोना। कभी कभी पूछ लिया जाता है हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना, ठीक है, ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड, ठीक है। कब बहुत एक वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि हरा सोना किसे कहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो जहाँ पे रहे वन संसाधन या वन को कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसे हरा सोना कहा गया है, ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। तो अगर अब ये भी बात आती है कि जो हमारे वन होते हैं, ठीक है, वन होते हैं, वन संसाधन को प्रभावित कौन कर रहा है? ठीक है, प्रभावित बहुत सारे कारक होते हैं, इसके प्रभावित करने के बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे पहला होता है धरातल। धरातल का मतलब क्या? पृथ्वी भूमि से, ठीक है, हर जगह, ठीक है, एक जैसी तो धरातल होती नहीं है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत सारी प्रत्येक प्रकार की अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिसमें हर प्रकार की फसल या पौधे नहीं उग सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो जाता है कि हर जगह एक जैसे वन नहीं हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या है? कि जो हमारी भूगर्भिक संरचना है ये भी इससे जुड़ा हुआ है कि जो भूमि है हमारी, हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं इसका तापमान में अंतर है, कहीं नमी में अंतर है। इसका तीसरा मिट्टी की दशा। मिट्टी की दशा का मतलब भी वही है कि भूमि में ह्यूमस की मात्रा कैसी है, कम है, ज़्यादा है, सामान्य है, या बहुत ज़्यादा है, या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये मिट्टी की दशा पर निर्भर करता है कैसी मिट्टी है। इसके बाद इसमें अगला जलवायु, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। जलवायु पॉइंट हमारा आता है। जलवायु का मतलब क्या है? मौसम की परिवर्तन से है। तो जलवायु कैसी है? अब जलवायु का मतलब ये है कि जैसे जो भी पौधे होते हैं, जो पौधे हमारे सामान्य प्रदेशों में हो जाते हैं, वो मरुस्थलीय प्रदेशों में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है।
ठीक है। यहाँ की जलवायु आर्द्र होती, कहीं के जो सदाबहार वन होते हैं एकदम आर्द्र जलवायु होती है, तो वहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रभावित करती है। इसके बाद अगला हमारा होता है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या है? नमी। आर्द्रता का मतलब क्या है? नमी से है। अब नमी जहाँ पे होगी वहाँ पे कुछ अलग पौधे होंगे, जहाँ पे नमी नहीं होगी वहाँ पे अलग, इसका भी एक फैक्टर बन जाता है, हमारा कारक बन जाता है। इसके बाद तापमान। बहुत सारे वन होते हैं, पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान में नहीं उग पाते या नहीं वृद्धि कर पाते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं जो तापमान बढ़ने पर भी वृद्धि करते हैं या कम होने पर वृद्धि करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर इसका कारक बन जाता है, इसको प्रभावित करने का कारक बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला होता है प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पौधों के लिए प्रकाश महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की ही द्वारा संभव हो पाती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो प्रकाश की अवधि का मतलब ये है जो प्रकाश का टाइमिंग है, किस क्षेत्र में कितने देर तक रहता है, तो वहाँ पे पौधे की वृद्धि वैसी ही उतनी ही दर से होती है, ठीक। इसके बाद वनों की उपयोगिता क्या है? वनों की उपयोगिता क्या है? वनों की उपयोगिता। वनों की उपयोगिता क्या है? बहुत दो प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष में, ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब सीधा इसका हमें इसका वन जो हमारे हैं सीधा इसका हम फायदा उठाते हैं, इसका सीधा लाभ उठाते हैं। तो जो लाभ कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन। पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से ही मिलती है। तो पेड़ पौधे से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद वनों से ही हमारा क्या होता है? घरेलू उपयोग वस्तुएं, पशुएं, चारा, ईंधन है, लकड़ी और वन्यजीवों को आवास प्राप्त होता है। ये भी हमें सीधा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। अब वनों से विभिन्न प्रकार के उद्योग चलते हैं, जैसे रबड़ का उद्योग है, कागज उद्योग है, ठीक है, कत्था है, दिया सलाई है, माचिस है, ठीक है, सभी प्लाईवुड है, खेल का सामान है, सभी किससे बनता है? वन से या लकड़ी से ही निर्मित होता है, जिसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग दिखाई पड़ता है। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये वन कैसे? वन हमें किसमें सहायक होते हैं? वर्षा में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? वर्षा में सहायक होते हैं। दूसरा, मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? अपरदन को रोकते हैं। तीसरा पॉइंट, और ये वन बाढ़ क्या किससे नियंत्रण करते हैं? बाढ़ में नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा इसका था पर्यावरण संतुलन हमारा बनाए रखते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण को क्या कैसे रखते हैं? संतुलित रखते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अब बात आती है भारत में वनस्पति, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं भारत की वनस्पति कैसी, ये कितने कैसे हैं, किस प्रकार के वृक्ष पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत की वनस्पति, भारत की वनस्पति का मतलब क्या है? भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जा रही हैं, ठीक है। हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र में शीतोष्ण वनस्पति उगती हैं, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, प्रत्येक भारत में हम ये कह सकते हैं प्रत्येक स्थल या प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसका जो सर्वेक्षण हुआ था, भारत में वन सर्वेक्षण हुआ था 2017 के अनुसार, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.4% कितना भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं, ठीक है। इतने भूभाग पर क्या है? वन पाए जाते हैं, या वन आच्छादित क्षेत्र है। लेकिन अगर हम चाहिए कितना, किसी भी देश में संतुलित या पर्यावरण संतुलित के लिए कम से कम 33% वन चाहिए। कितना चाहिए? 33% वन चाहिए, या वन आच्छादित क्षेत्र चाहिए, ठीक है, जिसपे हम वन कर सकें। तो अगर हम देश भर में देश के राजवारों का वितरण कर देखें तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा है, 78% है, ठीक है। मिजोरम में 86 है, अरुणाचल प्रदेश में 83 है, मणिपुर में 80 है, ठीक है। केंद्र शासित देश देखें तो अंडमान निकोबार में 91% वन है। सबसे कम अगर बात कर लेते तो हरियाणा में है, ठीक है। तो हरियाणा में भी
हरियाणा सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए या वनों को बढ़ाना चाहिए। अब आता है अगला पॉइंट में, भारत में वनों का प्रकार। ठीक है, ठीक है, भारत में वनों का प्रकार या भारतीय वनों का प्रकार, भारतीय वनों का प्रकार। ठीक, तो इस चैप्टर को भारतीय वनों का प्रकार, इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक, और दूसरी बात, जितना भी पढ़ाया जाए आप उसको पढ़ते रहिए। अब इसमें पढ़ेंगे हम भारतीय वनों के प्रकार, कैसे कैसे वन भारत में पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं, ठीक है, किस किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, सारी जानकारी हम अगली क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो जितना पढ़ाया गया है इसको आप कंप्लीटली पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, और हर बार यही भी चीज़ बताते हैं। ठीक है, इसको जो लोग आपसे नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए और उन्हें बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।